कि जो शिक्षक अभ्यर्थी 4.0 के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिहार शिक्षक में शिक्षक अभ्यर्थी जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए तैयारी कर रहे हैं, वे अभ्यर्थी भी इस वीडियो को अवश्य देखें। उनके लिए यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो 40 नंबर के जीके जीएस के लिए मेहनत करते हैं, उसमें से 8 नंबर जो मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं, उनमें इस टाइप के प्रश्न एक दो रहता ही रहता है। यदि आप इस 30 प्रश्न को बना लेते हैं और ठीक से समझ लेते हैं, तो इस 8 नंबर में कम से कम 3-4 नंबर आप निश्चित सिक्योर कर पाएंगे, सुरक्षित कर पाएंगे। और एक एक नंबर ठीक कर लेना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी है। एक एक नंबर पर काम करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट होता है। इसलिए यदि शिक्षक अभ्यर्थी आप लोगों के जान पहचान में हैं, अपनों में से कोई है, तो उनको यह वीडियो ज़रूर शेयर करिए। हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार डीएसटी ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी परीक्षा 11 मई 2025 को हाल ही में संपन्न हुआ है। इसमें बहुत सारे प्रश्न को मैंने संक्षिप्त में बता करके आप लोग को दिया था, और मैंने कहा था कि एक डिटेल मैथमेटिक्स के लिए एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को वीडियो बना करके दूंगा। हालांकि इसमें देरी हुई, कारण कि 16 मई 2021 को मेरे पिताजी निर्वाण को प्राप्त हुए थे। तो 16 मई को उनके याद में हम लोग बरसी मनाया करते हैं। तो बरसी की कुछ तैयारी में मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया, इस बात के लिए खेद है। आइए आज हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स के फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बिहार डीएसटी ऑफिस अटेंडेंट कार्यालय परिचारी परीक्षा के गणित के प्रश्नों के साथ गणित के प्रश्नों को हल करते हुए। देर न करते हुए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ए बी सी एवं डी 4 धनात्मक वास्तविक संख्याएं इस प्रकार है कि ए बी सी का योग यानी पहले 3 संख्या का योग जो है वह सम संख्या हो, एवं बी सी डी यानी अंतिम 3 संख्याओं का योग विषम संख्या हो, तो प्रथम संख्या यानी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अनिवार्यतः होगा। क्या होगा? विषम संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, सम संख्या होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप समझिए, बहुत आसान बात है, और इस आसान बात को मैंने भाषा में भी लिख रखा है, इसको भी पढ़ के मैं सुना दूंगा। कहने का मतलब 2 विषम को जब जोड़ेंगे, 2 विषम को जब जोड़ेंगे, विषम प्लस विषम, तब भी आपका क्या होगा? सम होगा। विषम प्लस विषम सम, और यदि सम और प्लस सम करेंगे तब भी आपका सम संख्या ही होगा। कहने का मतलब 2 विषम के बाद सम संख्या बनेगा, उसके बाद एक सम संख्या को जोड़ेंगे तो आपका सम संख्या ही रह जाएगा। ठीक है। तो जब कभी भी आपको 3 संख्या जोड़कर सम संख्या बनाना हो, पहली बात 3 संख्या ए बी सी प्रथम 3 संख्या जोड़कर सम संख्या बनाना है, तो 2 विषम के साथ एक सम संख्या जोड़ना पड़ेगा। और जब 3 संख्याओं को जोड़कर आपको विषम संख्या बनाना हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 सम और एक विषम को जोड़ना पड़ेगा। इसी बात को मैंने भाषा में लिख रखा है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार जल्दी से पढ़ दे। 2 सम संख्याओं का योग सम, एवं एक सम और एक विषम संख्याओं का योग विषम होती है, जबकि 2 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होती है। ऐसी स्थिति में 3 संख्याओं का योग सम आने हेतु 2 विषम और एक सम का योग करना होगा, और 3 संख्याओं का योग विषम संख्या आने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 2 सम और एक विषम को जोड़ना पड़ेगा। इसी बात को मैंने यहाँ चित्र में भी समझाया, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। और यदि इस प्रकार से होगा, कहने का मतलब आपका एक सम संख्या का स्क्वायर और एक विषम संख्या का स्क्वायर होगा। ऐसी स्थिति में क्या करना होगा? अच्छा, सम का स्क्वायर यदि करेंगे, जैसे कि 2 का स्क्वायर करें, अथवा 4 का स्क्वायर करें, 6 का स्क्वायर करें, किसी भी सम संख्या का स्क्वायर जो है वह सम संख्या ही आता है। और किसी भी विषम संख्या का स्क्वायर करें तो आपका क्या होगा कि ये विषम संख्या ही आएगा। ये क्या होगा? तो फिर से सम संख्या का स्क्वायर यदि सम संख्या आता है, विषम संख्या स्क्वायर यदि विषम संख्या आता है, और दोनों को अंतर विषम होगा, अतः यहाँ पर विकल्प ए यानी कि विषम उत्तर हो जाएगा, अनिवार्यतः विषम होगा। ठीक है। अब आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है
कि यदि 5 वर्ष पूर्व P और Q की आयु वर्षों में 5:7 है, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रहा है, याद रखिएगा 5 वर्ष पूर्व की, तो वर्तमान से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व से 5 वर्ष बाद समय का जो अंतर होगा वह 10 वर्ष का होगा, क्योंकि 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद कुल जो समय का अंतर हो रहा है कितना, 10 वर्ष का। उनकी आयु का योग कितना होगा, यानी उनका जो 5 वर्ष पहले था 5:7 था, और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। विकल्प है आपका 92, 87, 90 और 98। तो हम मान लेते हैं कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्रमशः 5x और 7x है। अच्छा सोचिए, 5 वर्ष पहले किसी की आयु यदि 5x और 7x है, तो 5 वर्ष बाद चूँकि समय का अंतर 10 वर्ष हो रहा है, तो 5x में भी 10 जोड़ेंगे और 7x में भी 10 जोड़ेंगे, तब हो जाएगा 5 वर्ष बाद दोनों की आयु। इस प्रकार से 5x + 7x और ये 10 वर्ष और इसका 10 वर्ष दोनों मिला करके 20, तो 5x + 7x + 20 और इसको 5 7 12x + 20, ये हो गया आपका एक इक्वेशन कि 10 वर्ष बाद दोनों की जो आयु का योग होगा वह 12x + 20 होगा। अब इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब करना क्या होगा, क्योंकि चारों विकल्प में से ही कोई ना कोई उत्तर हो सकता है, नन ऑफ दीज या एक से अधिक तो विकल्प है नहीं। इस स्थिति में x के जगह 1, x के जगह 2, x के जगह 3, 4, इस प्रकार से आप वैल्यू रख करके पुट करके चेक करेंगे कि क्या मान रखने के बाद अपने पास कोई ना कोई विकल्प मैच कर जाता है। तो जब x = 6 रखेंगे तो बरछा के 72 + 20 92 यानी 92, तो विकल्प ए यहाँ पर आपका सही होता हुआ मालूम होगा। तो इस विधि के अलावा आप दूसरे किसी विधि से बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा अथवा नहीं बनेगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 कहता है, एक निश्चित राशि 6 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर 3 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी? 3 गुनी हो जाती है। याद रखना, गुनी हो जाती है तो 3 गुनी हो जाती है। उसके बाद आगे कहा कि 9 गुनी होने के लिए वर्षों की संख्या कितनी होगी। टाइपिंग मिस्टेक है, वर्षों की संख्या कितनी होगी। कितनी गुनी होने के लिए? 9 गुनी होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिटेल किया है, ध्यान देंगे। प्रतिशत में साधारण ब्याज निकालने के लिए, प्रतिशत में साधारण ब्याज निकालने के लिए 2 नियम है। तो प्रतिशत में साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या सूत्र है? प्रतिशत साधारण ब्याज और सूत्र है दर गुना समय, दर गुना समय, R इंटू टी, ये R लिखा है मैंने। उसके बाद दूसरा नियम क्या है, जैसे कि लिखा हुआ है कि 3 गुनी हो जाए, लिखा हुआ है 9 गुनी हो जाए, ठीक है, कभी लिखा हुआ है n गुनी हो जाए। इस प्रकार से जब लिखा हुआ गुनी हो जाए तो जितनी गुनी कहे, ठीक ना, जैसे 3 गुनी लिखा है, 3 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2, तो 2 और गुना 100, इतना हो जाएगा प्रतिशत में साधारण ब्याज। लिखा है 9 गुनी, तो 9 और 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 800 प्रतिशत। प्रतिशत में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? n-1 और गुना 100 प्रतिशत, 100 प्रतिशत, ये हो गया प्रतिशत में साधारण ब्याज। इसका मतलब हुआ, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ डिटेल, आप समझने का प्रयास करेंगे और इसी की मदद से फिर आगे सभी सवाल बनेगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं R इंटू टी बराबर n-1 और गुना 100%। चूँकि ये भी प्रतिशत साधारण ब्याज का सूत्र हुआ, समय गुना दर, और n-1 इंटू 100% भी, ये भी क्या हुआ? आपका प्रतिशत साधारण ब्याज का ही सूत्र हुआ। तो दोनों आपस में बराबर होगा। इसी सूत्र की मदद से हमने सूत्र यहाँ पर बनाया कि T2 बराबर n2-1 और बटे n1-1 और गुना T। क्या कहा था? यहाँ पर देखिए मैंने साफ सुथरा लिख करके आपको दिया है। यहाँ पर T1 का मतलब कितना है? 6 वर्ष है। n1 का मतलब क्या है? 3 गुनी हो जाए, मतलब 3 है। यहाँ 9 गुनी होने के लिए n2 का मतलब कितना है? 9, और T2 आपको ज्ञात करना है, T2 आपको ज्ञात करना है। तो n2-1 यानी 9-1, और फिर बटे में है n1-1 यानी 3-1, और T1 का वैल्यू यहाँ पर 6 वर्ष है, तो हो जाएगा गुना 6।
तो 8/2 और गुना 6, इसको कटाएंगे तो ये 4 बार में कटता है और 6 चौके 24। कौन सा विकल्प आपका उत्तर हुआ? विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद आइए चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न में। चौथा नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है कि यदि दो संख्याओं a एवं b का मौसो यानी महत्तम समापवर्त 4 एवं लसो 400 हो तो a और b के संख्या युग्मों की संख्या क्या होगी? तो मैं आपको बताऊं कि यदि किसी दो संख्याओं का मौसो 4 होता है, कहने का मतलब है कि दोनों संख्याओं में 4 जरूर आ रहा है। तो a बराबर हमने यहाँ पर माना है 4m और b बराबर माना है 4n यानी 4n। तो अब जब दोनों संख्याओं का आप HCF निकालेंगे, मौसो निकालेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि 4m पहली संख्या, दूसरी संख्या 4n, तो इसका HCF हो जाएगा 4। ठीक है, और इसका LCM कितना हो जाएगा? 4m और 4n का LCM कितना हो जाएगा? LCM हो जाएगा आपका 4mn। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि a और b, चूँकि a बराबर 4m, b बराबर 4n है, तो इसका लॉसो कितना हो जाएगा? 4mn। और प्रश्न में ही पहले दे रखा है कि a b का मौसो कितना है? 4 है, जहाँ mn को प्राइम नंबर। आप सोचिए कि जो आपका HCF होता है उसके अलावे क्या बचा अपने पास? mn बचा। तो mn का कोई भी अब HCF नहीं होगा सिवाय 1 के, और जिस किसी भी संख्या का HCF 1 यानी 1 होता है उसी को को प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर mn क्या हो गया? को प्राइम नंबर हो गया। को प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ कि इसका HCF जो है महत्तम समापवर्तक 1 होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जहाँ mn क्या है? सह अभाज्य है, को प्राइम नंबर है। प्रश्न से अब प्रश्न क्या कहा था कि ए बी का मौसो 400 है, और ए बी का हम लोग एक बार लॉसो 400 है। यहाँ पर मौसो गलत लिखा गया है, ये लोसो होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एक बार लॉसो क्या निकालें? LCM निकालें 4mn, तो इसलिए 4mn बराबर 400। ठीक है, और इस प्रकार से जब mn बराबर करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 100 इधर बचेगा 100, तो mn बराबर हो गया 100। हम जानते हैं कि mn क्या है? को प्राइम नंबर है। पीछे दिया है, मैं बोला है मैंने कि mn क्या है? को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो 100 का ऐसा गुणनखंड आपको निकालना है जो सह अभाज्य हो। ठीक है, 100 ऐसे कितने गुणनखंड देखिए 100 का गुणनखंड निकालेंगे तो 1 और 101 होगा, दूसरा होगा 2 और 50, 2 और 50 50, 2 और 50, तीसरा क्या होगा? 4 और 25, चौथा क्या हो जाएगा? 5 और 20। इसके अलावा आपको 100 का कोई और गुणनखंड नहीं प्राप्त होगा। लेकिन 1 और 100, दूसरा 4 और 25 के अलावा यदि इसका निकालेंगे तो HCF 1 नहीं आएगा, इसका HCF 1 नहीं होगा। क्यों इस दोनों को काट रहे हैं? क्योंकि यह mn का वैल्यू 100 है, और mn बराबर हम लिखे हैं कि सह अभाज्य संख्या है। इसका मतलब mn का मान ऐसा होना चाहिए जिसके गुणनखंड का HCF सिर्फ 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का सिर्फ 1 और 100 और 4 और 25 इन दो गुणनखंड निकाले जा सकते हैं। इस स्थिति में 1 और 100, 4 और 25 में से m का मान यदि कहेंगे तो एक बार 1 बोल सकते हैं आप, और एक बार 4 कह सकते हैं। n का वैल्यू एक बार 100 रख सकते हैं, एक बार 25 रख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ लिखा कि m बराबर 1 या 4 और n बराबर 100 अथवा 25। अब जब इस प्रकार से a का मान निकालना चाहेंगे तो एक बार आपका एक वैल्यू निकालने के बाद 4 आता है, दूसरी बार 4 जब मान रखते हैं तो 16 आता है। वहीं पर b बराबर एक बार आपका 400 वैल्यू आता है, और b बराबर दूसरी बार जब आप n बराबर 25 रखते हैं तो 100 मान निकल करके आता है। और अब जब दो मान हमारा ए बी का प्राप्त हो गया है, ए बी का 2 मान प्राप्त हो गया है, उसके बाद आपको पूछा था कि युग्मों की संख्या, संख्या के युग्मों की संख्या बताइए। तो संख्या के युग्मों की संख्या 2 होगी, एक बार 400 और 4 और 400, और दूसरी बार ए बी का जो दूसरा युग्म बन रहा है वह बन रहा है 16 और 100। ये 2 युग्म बन सकते हैं। तो पूछा था संख्या युग्मों की संख्या कितनी होगी? तो सही उत्तर होगा विकल्प डी, 2। संख्या युग्मों की संख्या 2 होगी। आप लोगों को बता दूं कि आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं
चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह हमारा शाही पाठशाला जो है आपके बहुत ही काम का चैनल है। कम ही वीडियो देता हूं, लेकिन जो सटीक है, जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, वह देने का प्रयास करता हूं। आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो मैं और भी कुछ अच्छा कर पाऊंगा, और भलाई का बदला भला ही मिलेगा, कुछ दूसरा नहीं मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। बदले में मुझे आप जैसा सूझबूझ रखने वाला एक अच्छा स्टूडेंट साथी हमें मिल रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और किसी भी प्रकार की समस्याओं के लिए हमें कमेंट ज़रूर करें। मैं आपको शुरू में बताया कि 16 मई को मेरे पिताजी का निर्वाण तिथि होता है, वर्षी होता है, तो उसमें मैं व्यस्त था। वरना आप लोगों का जो कमेंट मैं 2 दिन से रिप्लाई नहीं दे पाया, एक एक कमेंट को बारीकी से पढ़ता हूं और उसका उचित रिप्लाई देने का प्रयास करता हूं। बहुत लोग समस्या भी लिख कर भेजते हैं। किसी भी प्रकार की समस्याएं आपको पढ़ाई से रिलेटेड है अथवा जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं तो उस पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं उचित मार्गदर्शन करने का प्रयास करूंगा। आइए चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। एक 900 मीटर की रेस में ए बी को 270 मीटर पीछे छोड़ता है। एक साधारण फिगर यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं कि ये रेस है, ट्रैक, ये कितने मीटर का है? 900 मीटर का है। यहाँ से शुरुआत होता है, ये पॉइंट जो है क्यू में पॉइंट एक लिख देता हूँ, जहाँ से खेल की शुरुआत होती है, दौड़ की शुरुआत होती है। पहली बार जब दौड़ हुआ तो ए यहाँ पर पहुँच गया, लेकिन बी जो है वो यहीं तक सिर्फ पहुँच पाया, और ये 270 मीटर पीछे का मतलब है यहाँ से 270 मीटर पीछे रह गया। इसका मतलब ये सिर्फ 630 मीटर की दौड़ पूरी कर पाया। उसके बाद सी और पीछे रह गया। कितना पीछे रह गया? 340 मीटर पीछे रह गया। 340 मीटर पीछे रहने का मतलब है कि यह सिर्फ 560 मीटर की दौड़ को पूरी कर पाया। ठीक है, अब यदि ए पूरा कर लिया तो ए से कह रहा है कि 630 मतलब 270 मीटर पीछे रह गया बी। पीछे रहने का मतलब है 630 मीटर ही दौड़ पाया बी। उसके बाद 340 मीटर पीछे रह गया आपका सी, जो कि कितना मीटर दौड़ पूरी कर पाया? 560 मीटर ही दौड़ कर जा सका। अब कह रहा है कि यदि बी पूरा कर लेगा दौड़, तब सी कितना मीटर पीछे रह जाएगा? ये प्रश्न आपसे पूछा है। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो सोचिए कि जब 630 मीटर बी दौड़ पूरा किया है, इस सिचुएशन में यह 560 मीटर ही दौड़ पाया। कहने का मतलब, अब मैं इस सवाल पर ले आता हूँ, कहने का मतलब कि 630 मीटर के दौड़ में पीछे रहता है कितना? 70 मीटर। ये 630 मीटर दौड़ा तो 70 मीटर इससे ये सी का है पीछे रह गया है। तो 630 मीटर के दौड़ में यदि वह 70 मीटर पीछे रह जाता है तो 900 मीटर के दौड़ में वो कितना रहेगा? तो 70/630 गुना 900, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 100 मीटर। और यही सही उत्तर हुआ कि यदि बी दौड़ पूरा करेगा तो वह 100 मीटर पीछे रह जाएगा, यानी सी 800 मीटर ही दौड़ पाएगा। पूछा था कि यहाँ पर विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाता है। आइए चलते हैं 6ठा नंबर प्रश्न पर। 6ठा नंबर प्रश्न भी बहुत सुंदर प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न है, ब्रैकेट शुरुआत है √1375 प्लस √1125, और फिर ब्रैकेट बंद यानी इंटू आपका √1125 माइनस √1375 है। आप एक सूत्र जानते हैं, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इतना बराबर होता है ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी। इसी प्रकार का आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक कन्फ्यूजन जो कम समझ रखते हैं उनको हो रहा होगा, तो मैं क्लियर कर दूं कि यदि प्लस वाले को आप आगे पीछे किधर भी लिखते हैं कोई अंतर नहीं पड़ता है, और लेकिन माइनस वाले को आगे पीछे कर देंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो माइनस वाले को ध्यान में रखते हुए आप आगे यहाँ पर ए के जगह पर आपका 1175 है और बी के जगह पर 1375 है। अब आगे पीछे लिखा हुआ है तो कोई मतलब नहीं। ए के जगह आपका क्या है? ए के जगह पर आपका यहाँ पर क्या है? ए के थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ, ए के जगह यहाँ पर 1125 है और बी के जगह कितना है? 1375 है। इस प्रकार से आप कंप्लीटली समझ सकते हैं कि ए और बी के सूत्र पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सूत्र पर इसको प्रयोग करेंगे तो ए स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? √1125 और बी की जगह लिखेंगे √1375। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की तरह जब लिखेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1125 माइनस 1375। जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 250। चाहे माइनस में 250 हो या प्लस में 250 हो, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं
परिमेय संख्या हो सकता है। इसलिए ये जो दिया गया आपके पास पद है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। उत्तर हो जाएगा परिमेय संख्या। विकल्प ए में है आपके पास परिमेय संख्या। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7वां नंबर प्रश्न और भी मजेदार है। लिखा हुआ है पी एक्स बटे बी माइनस सी बराबर क्यू वाई बटे सी माइनस ए बराबर आर जेड माइनस ए माइनस आर जेड बटे ए माइनस बी। इस प्रकार से दिया हुआ है, आपको निकालना है ए पी एक्स प्लस बी क्यू वाई और प्लस सी आर जेड। एक चीज़ में यहाँ पर प्रश्न चूंकि कुछ उल्टा टाइप का है तो हम समझाने के लिए बता दूं, पी एक्स को इस तरह से लिखें या पी एक्स को इस तरफ से लिखें, यानी एक्स को एक बार आगे लिखा हुआ है एक बार पीछे लिखा हुआ है, तो दोनों एक ही बात है, इसमें कोई अंतर कोई बात नहीं समझेंगे। चूँकि यहाँ पर प्रश्न में भी ऐसा ही था इसलिए मैंने ऐसा ही टाइप करवाया है। पी एक्स में एक्स आगे लिखा हुआ है और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो पी एक्स में एक्स पीछे लिखा हुआ है। तो ये दोनों को एक ही मानकर आपको हल करना कि ये एक ही है। अब आइए चलते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन में क्या है कि इसको पी एक्स बटे बी माइनस सी और क्यू वाई बटे सी माइनस ए और आर जेड बटे ए माइनस बी को इतना बराबर के मान लिए। तो ऐसा होने का मतलब कि पहले के बराबर भी के है, दूसरा पद के बराबर के है, तीसरा पद के बराबर भी के है। तब क्या होगा कि पी एक्स बराबर हो जाएगा बी माइनस सी इंटू के, या गुना के लिख दिए। इसी प्रकार से क्यू वाई बराबर भी और आर जेड बराबर भी। अब क्या करेंगे कि चूंकि हमको ए पी एक्स निकालना है तो इधर ए से हम गुना करेंगे, तो एक ही तरफ तो नहीं करना पड़ेगा, दोनों तरफ ए से गुना कर दिए। यहाँ पर बाएं पक्ष में भी ए से गुना किए और दाहिने पक्ष में भी। ठीक उसी प्रकार से बाएं पक्ष में भी बी से गुना किए, दाहिने पक्ष में भी। ठीक इसी प्रकार से बाएं पक्ष में भी सी से गुना किया और दाहिने पक्ष में भी। अब सबों का योग पूछा है। यहाँ पर जब देखेंगे तो पूछा क्या है कि सभी पद का योग। तो पहले पद, दूसरे पद, तीसरे पद का मान हम लोग यहाँ पर देख ही लिए। तो सबों का योग बराबर हो जाएगा ए के इंटू बी माइनस सी प्लस बी के इंटू सी माइनस ए प्लस सी के इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर के को बाहर छोड़ करके बाकी ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए गुना बी और फिर माइनस में ए गुना सी। यहाँ पर होगा बी गुना सी, माइनस में दोनों पद से गुना करेंगे तो आपका के बाहर में, चूँकि सबों में के है तो के कॉमन हो गया, बाहर हो गया और अंदर में हो गया ए बी माइनस सी ए प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस प्लस सी ए माइनस बी सी। और ये सब आपस में एक दूसरे से कट जाएगा और अंदर में जीरो हो जाएगा। के गुना जीरो जीरो। आपसे पूछा था कितना का मान कितना होगा, तो हम निकाल कर देख चुके हैं कि जीरो होगा। उसके बाद अगला 8 नंबर कहता है कि यदि p एवं q पूर्ण वर्ग संख्याएं हो तो रूट अंडर p बटे q सर्वदा एक परिमेय संख्या होगी। यह कथन सत्य है अथवा गलत है, आपको यह बताना है। तो आपको बता दूं कि p और q यदि पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग का मतलब है कि जैसे 4 लिखूं तो इसका पूर्ण वर्ग हो जाता है, 2 का पूर्ण वर्ग क्या है 4, जैसे 16 लिखूं तो ये 4 का पूर्ण वर्ग है। कहने का मतलब जो पूर्ण वर्ग होता है वो रूट से बाहर हो जाता है। तो जैसे रूट से बाहर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, p बटे क्यू हो जाएगा। और p बटे क्यू एक परिमेय संख्या है। तो कहा कि क्या यह कथन सत्य है, तो बोलेंगे हाँ यह कथन सत्य है। उत्तर हो गया हाँ। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो शिक्षक अभ्यर्थी 4.0 के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिहार शिक्षक में शिक्षक अभ्यर्थी जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए तैयारी कर रहे हैं, वे अभ्यर्थी भी इस वीडियो को अवश्य देखें। उनके लिए यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो 40 नंबर के जीके जीएस के लिए मेहनत करते हैं, उसमें से 8 नंबर जो मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं, उनमें इस टाइप के प्रश्न एक दो रहता ही रहता है। यदि आप इस 30 प्रश्न को बना लेते हैं और ठीक से समझ लेते हैं तो इस 8 नंबर में कम से कम 3-4 नंबर आप निश्चित सिक्योर कर पाएंगे, सुरक्षित कर पाएंगे। और एक एक नंबर ठीक कर लेना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी है। एक एक नंबर पर काम करना पड़ेगा तभी रिजल्ट होता है। इसलिए यदि शिक्षक अभ्यर्थी आप लोगों के जान पहचान में हैं, अपनों में से कोई है, तो उनको यह वीडियो ज़रूर शेयर करिए। आइए 9 नंबर पर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि एक निश्चित राशि 4 वर्षों में, अभी हम लोग पढ़े थे साधारण ब्याज की दर से, यहाँ पर 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 गुनी हो जाती है। 27 गुनी होने के लिए वर्षों की संख्या।
सिर्फ डिजिट अलग था और वहाँ पर साधारण ब्याज था और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है। बाकी लगभग वही प्रश्न है, डिजिट अलग है और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है, वहाँ पर साधारण ब्याज था। साधारण ब्याज बनाने आप लोगों को बता दिया। अब आइए चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। कहा कि 4 वर्षों में कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है, 4 वर्षों में। अब पूछा कि कितने वर्षों में यही धनराशि 27 गुनी हो जाएगी। ये आपसे पूछा कि कितने वर्षों में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो जितना गुना शुरू में हुआ उसको आधार मानेंगे, तो आधार कर दिए। अब इस आधार पर कितना पावर रखें, क्या पावर रखें कि बाद वाला जो गुना होगा हो रहा है उतना पुर जाए। तो 3 पर पावर जब 3 रखेंगे तो आपका 27 हो जाएगा। 3 कहाँ से लाए, तो ऊपर वाला जो है इसके लिए लिखे। और पावर कितना रखें ताकि बाद में जितना गुना हो रहा है उतना पुर जाए। तो हम यह देखते हैं कि बेस जब 3 माने तो 3 पर पावर आप 3 किए तो 27। और नहीं भी कुछ समझ में आए ना तो आप जो बाद में गुना हो रहा है इसको सोचेंगे कि किसका स्क्वायर है या कितना का क्यूब है, इस तरह से, या कितना पर पावर 4 है 5 है तो यह संख्या बना है, ये आप दिमाग में दौड़ाएंगे। तो यहाँ पर पता चलता है कि 3 पर पावर 3 रखा गया। जो भी पावर आएगा ये इस प्रकार से गुना करके लिख देंगे। तो यहाँ पर यदि 4 आए, पावर 3 है तो 4 में गुना 3 कर देंगे, 4 तिया 12। ये आपका क्या उत्तर हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर विकल्प डी जो आप यहाँ देख रहे हैं, विकल्प डी आपका उत्तर है 12। इसके लिए यदि आपको ट्रिक चाहिए तो मैंने ट्रिक भी लिखा है। आप लोगों को बता दूं कि मैंने मैथमेटिक्स की एक पुस्तक लिखी है, संकलित की है यूँ कहा जा सकता है, और वो ट्रिकी मैथमेटिक्स के नाम से लिखा हुआ है। ट्रिकी मैथमेटिक्स, ये सक्सेस मंत्रा पब्लिकेशन की आती है, उसको आपको रखना चाहिए। एक छोटी पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है। मैं समझता हूँ कि आपको लगेगा कि यह छोटी पुस्तक प्रत्येक विद्यार्थियों को रखनी चाहिए। इसको मंगवाने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से परचेज कर सकते हैं, या आप अपने मार्केट के नज़दीकी बुक स्टॉल पर संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पर यह बुक उपलब्ध होगा, तो वहाँ से आप ट्रिकी मैथमेटिक्स परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और जब कभी भी मैथमेटिक्स के किसी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप हमें किसी भी वीडियो में संपर्क करिएगा, कांटेक्ट करिएगा, अथवा टेलीग्राम का मैंने लिंक दे रखा है, टेलीग्राम पर फ़ोटो खींच के भेजिएगा, मैं वहाँ पर आपको सॉल्यूशन देने का प्रयास करूँगा। मैं बहुत व्यस्त नहीं हूँ, चूँकि मैं जो बहुत ग्रामीण एरिया में निवास करता हूँ, कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ हैं कि मैं बाहर नहीं रह पा रहा हूँ, इस वजह से। और गांव में रह के जितना हमसे हो पा रहा है आप लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूं ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से। तो जो भी ज़रूरतें आपकी है, जितना हेल्प आप लोगों को मुझसे चाहिए, जहां तक मैं सक्षम हूं आप लोगों का हेल्प करने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप यह समझ पाए होंगे। यहाँ पर मैं ट्रिक आप लोगों को बता देता हूँ, अथवा ट्रिक से यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि टी वर्षों में n1 गुनी और t2 वर्षों में n2 गुनी हो जाती है तो ये है आपका ट्रिक n1 टू दी पावर t2। मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लेंगे चूँकि बहुत छोटा लिखा हुआ है। अब आप ठीक से देख पा रहे होंगे, एक बार मैं मिटा करके लिख दूँ कि n1 पर पावर t2 और n2 पर पावर t1, ये जो है ट्रिक है। इस प्रकार से मान रख करके आप हल कर लेंगे, हल हो जाएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो ये ट्रिक भी आप याद रखा करेंगे। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, स्थिर जल में एक नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव को आने जाने में 6 घंटे लगते हैं तो धारा की दिशा में नाव को दूरी तय करने में लगा समय होगा। आपसे समय पूछा है। आप जानते हैं कि धारा की दिशा में नाव की चाल, अब यदि आपसे पूछेंगे तो नाव की गति 9 किलोमीटर है और धारा की गति 6, तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा, 9 + 6 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में, यहाँ पर धारा की दिशा में नहीं, यहाँ पर क्या होगा कि विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। विपरीत दिशा में 9 - 6,
यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल रह जाएगी। धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा भी बह रही है, नाव भी बह रही है, तो दोनों मिल करके 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा इधर जा रही है, नाव इधर जा रही है, तो विपरीत दिशा में चाल हो जाएगा मात्र 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यदि आप 15 और 3 को कटाएंगे तो 5 तिया 15, यहाँ 5 3 से कटाएंगे तो 3 पचे 15 और 3 एक कहाँ 3, यानी कि चाल का जो अनुपात होगा धारा के अनुकूल 5 अनुपात में चलेगा और धारा के प्रतिकूल 1 अनुपात में। यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि गति का अनुपात जो धारा के अनुकूल है वह 5 अनुपात में है और धारा के प्रतिकूल 1 अनुपात में है। आपको बता दूं कि धारा की गति का जो अनुपात होता है वह समय के अनुपात का उल्टा होता है, अथवा इसी को बोल सकते हैं कि समय का अनुपात गति के अनुपात का उल्टा होता है। तो यहाँ 5 अनुपात 1 के बदले समय का जो अनुपात होगा 1 अनुपात 5 हो जाएगा। और आप देखिए कि यदि जाने में अनुकूल दिशा में 1 घंटा समय लगता होगा या 1 यूनिट समय लगता है और आने में 5 यूनिट समय लगता है, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के 6 यूनिट का समय लग रहा है। और आप प्रश्न पढ़ेंगे तो दोनों तरफ से जाने और आने में कुल मिलाकर के 6 घंटे समय लगता है, यानी 6 यूनिट बराबर 6 घंटा। यहाँ पर मैंने भाषा में भी लिखा है कुल अनुपातिक समय 6 यूनिट है, 1 यूनिट और 5 यूनिट 6 यूनिट, तथा कुल वास्तविक समय यहाँ पर दिया हुआ है 6 घंटे है, अर्थात 6 यूनिट बराबर 6 घंटा, यानी 1 यूनिट बराबर 1 घंटा। आपसे प्रश्न में पूछा है कि धारा की दिशा में नाव को दूरी तय करने में, तो धारा की दिशा में यदि देखेंगे, यानी धारा की दिशा का मतलब धारा के अनुकूल नाव को 1 यूनिट का समय लगता है, अनुकूल समय कितना लगा 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर कितना होता है 1 घंटा, यानी धारा की दिशा में तय करने में जो समय लगा है वह सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा लगा है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 11 नंबर कहता है कि 2 पेंसिलों एवं 3 रबड़ों की कीमत, 2 पेंसिल का कीमत मान लेते हैं 2p और 3 रबड़ का कीमत 3r। उसके बाद जबकि 1 पेंसिल का कीमत 1p और 2 रबड़ का कीमत 2r, ये दोनों मिलकर 11 हो जाता है और ये दोनों मिलकर 18 हो जाता है। आप लोग 10वां में 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, इसकी मदद से जब निकालेंगे तो p बराबर 3 निकल कर आएगा, जो सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न भारी नहीं है, एक आप लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 10 में खूब अच्छे से पढ़े होंगे। 3रे अध्याय में यह प्रश्न है। अब आइए उसके बाद अगला प्रश्न है 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भाजक ज्ञात करें। दिया है भाज्य 2200, शेषफल 13 है और भाजक भागफल का 1/3 है। मैं आप लोग को बता दूं कि जब क्वेश्चन आप लोग जो एग्ज़ाम दिए होंगे वो यहाँ पर भाजक नहीं लिख करके भाज्य लिख दिए थे, जो गलत था। आप कहिए कि आप कैसे जान लिए कि गलत था? हमने इस प्रकार से जाना कि अंग्रेजी में डिविजर लिखा हुआ था जिसका हिंदी भाजक होता है, और हिंदी और अंग्रेजी वाले में जब कभी भी गलती होगा तो अंग्रेजी वाला मान्य होता है, इसलिए यहाँ पर भाजक था। ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था जब क्वेश्चन पेपर का आंसर की दे रहा था, उस टाइम भी मैंने इस बात को कहा था। इस प्रकार से आप लोग एक सूत्र जानते हैं कि भागफल भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य होता है। और भाजक कहा कि भागफल का 1/3 है, यानी भागफल को 3x माने हैं तो भाजक x होगा, भागफल का 1/3 और प्लस शेषफल जोड़ दिए प्लस 13 कर दिए, इतना बराबर 22 हो जाता है ये सूत्र से। उसके बाद आप मुझे लग रहा है कि हल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ कि दोनों को जो गुना करेंगे तो 3x² हो जाएगा प्लस 13x बराबर 2200। उसके बाद 3x² बराबर हो गया 2200 माइनस 13 जो 2187 होता है। फिर x² बराबर करेंगे तो 2187/3 भाग देंगे तो 729 हो जाएगा, और 729 जो होता है वह 27 का स्क्वायर होता है। तो x बराबर कितना आ गया 27 हो गया, इधर से x का भी स्क्वायर हटा और 27 का स्क्वायर हट गया। तो इस प्रकार से आपका विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यदि p q r पूर्ण संख्याएं हो तो p अनुपात q अनुपात r बराबर 2:3:4 एवं p² प्लस q² प्लस r² बराबर 11,600 हो तो p प्लस q माइनस r ज्ञात करना है। मतलब इतना बराबर क्या होगा आपको बताना है। अब चूंकि आपको p q r का अनुपात दिया हुआ है तो हम मान लेंगे कि p बराबर 2x, q बराबर 3x और r बराबर 4x। ऐसी स्थिति में p और q और r सबका मान रखेंगे
तो p का स्क्वायर है यानी 2x माने जो है तो यहाँ पर 2x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ इसी टाइप से 2x और अब यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि 2 पर भी स्क्वायर है और x पर भी स्क्वायर है, और जो यहाँ पर लिखा हुआ है इससे मालूम होता है कि सिर्फ x पर स्क्वायर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है कि 2x और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, 3x और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, 4x और ब्रैकेट के बाहर में स्क्वायर। ऐसा करेंगे तो पहले पद का मान 4x स्क्वायर, दूसरे पद का मान 9x स्क्वायर और तीसरे पद का मान 16x स्क्वायर हो जाएगा। इतना बराबर 11,600। सबको जोड़ेंगे तो 16 9 25 और 4 29x स्क्वायर हो गया। इतना बराबर 11,600 होता है। अब आप x स्क्वायर बराबर करेंगे तो 11,600 बटे 29 और इसको भाग देंगे तो यह 400 बार में कटता है। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 और x स्क्वायर तो स्क्वायर दोनों पर से हट जाता है दोनों तरफ से, तो x बराबर 20 उत्तर हो जाता है। यहाँ विकल्प बी जो है आपका सही उत्तर हो जाता है। आइए चलते हैं 14 नंबर प्रश्न को लेकर के। प्रश्न कहता है कि एक मोटर कार के मूल्य में प्रति वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 10% का ह्रास होता है यानी कमी होता है। यदि एक व्यक्ति अपनी मोटर कार को 10% लाभ के साथ 3,20,760 रुपये में बेचता है तो 3 वर्ष पूर्व मोटर कार का मूल्य क्या होगा। आप लोगों को मैं पहले बता दूं, मैं आप लोगों को समझने के लिए कितना साफ सुथरा लिखा है। यदि पिछले किसी मूल्य को जानना या ज्ञात करना हो तो प्रतिशत के कुल मूल्य का उल्टा गुना में हर्षु का होना चाहिए था, गुना करना पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कुल मूल्य किसको कहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 10% का ह्रास। अच्छा, 10% का ह्रास हुआ यानी -10% भी आप लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 10% ह्रास यानी कि 10% की कमी हमेशा किसी भी चीज़ का, वस्तु का वैल्यू जो है प्रतिशत में 100% होता है। 10% ह्रास हो गया यानी कुल मूल्य जो हुआ अब 90% हो गया। प्रतिशत में कुल मूल्य कितना हो गया 90%, जिसको क्या लिखेंगे 9/10 यानी 90/100 करेंगे तो 1 0 कट जाएगा तो कितना हो गया 9/10। ये हो गया आपका कुल मूल्य। और पीछे का यदि कोई चीज़ आपको जानना हो तो 9/10 है, इसका उल्टा गुना करना पड़ता है यानी 10/9 कर देंगे तो अब पीछे का कोई बात मालूम पड़ेगा। यही बात मैंने लिखा है वहाँ पर। क्या लिखा है कि यदि पीछे किसी मूल्य को जानना या ज्ञात करना हो तो प्रतिशत के कुल मूल्य का उल्टा गुना करना पड़ता है। कुल मूल्य क्या हुआ 10% ह्रास हो गया तो कुल मूल्य हो गया 90%, और कहीं पर 10% लाभ हो गया तो कुल मूल्य हो गया 110%। ठीक है, चूंकि लाभ हो रहा है तो 100 बेसिक और 10% जुड़ गया तो हो गया कुल 110%। और हानि हो रहा है यानी 100% में से 10% हानि हो गया तो कुल मूल्य प्रतिशत में 90% हो गया। 10% हानि का कुल मूल्य 9/10 और 10% लाभ का कुल मूल्य 11/10। आप समझ लीजिएगा कैसे हुआ। अब कहा गया कि 3 वर्ष बाद किसी ने चालाकी से क्या किया 10% लाभ कमा लिया। तो 10 वर्ष बाद लाभ कमाने के बाद कीमत ये था, तो हम क्या कहते हैं कि लाभ हटा करके देख लेते हैं कि कीमत कितना था। तो सबसे पहले तो ये बेचा हुआ है तो कुल मूल्य हम लोग क्या करेंगे, इसका कुल मूल्य 110%, इसका उल्टा गुना करेंगे तो बेचने से पूर्व का कीमत मालूम हो जाएगा। तो इसका कुल मूल्य हो जाता है 110% यानी 110/100, इसको कटाएंगे तो 11/10, इसका उल्टा गुना कर दिया। देखिए 100/10 0 0 कटा देंगे तो ये बेचने से पूर्व हमको 3 वर्ष के बाद बेचने से पूर्व का कीमत पता चल गया। और 90% हो जाता है आपका 10% ह्रास के बाद कुल मूल्य यानी 9/10, जैसा कि यहाँ पर निकाला है। चूंकि 3 वर्ष पहले का मूल्य जानना है, इसको फिर से हम क्या करेंगे उल्टा के गुना कर देंगे। 9/10 को 10/9, 10/9, 10/9 3 बार, इसलिए कि 3 वर्ष की बात है। अब आप इसको हल करेंगे तो 4 लाख आपका उत्तर आ जाएगा। आइए चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। कहता है कि 2 सह अभाज्य संख्याओं x एवं y का लॉसो आपको ज्ञात करना है। सह अभाज्य संख्या का मतलब है कि को प्राइम नंबर, अभी पिछले प्रश्न पर मैंने यही समझाया कि को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या उसको कहेंगे जिसका HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक 1 आएगा, वह सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। और ऐसे संख्याओं का LCM क्या होगा कि वही संख्या का गुणनखंड हो जाएगा, यानी x y का लॉसो क्या हो जाएगा
x गुना y हो जाएगा। इसको भाषा में मैंने लिख दिया है, दो सह अभाज्य संख्याओं का लॉग उसका गुणनफल होता है। अब आइए चलते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि यदि x कोई एक प्राकृतिक संख्या हो तो x पर पावर 3 माइनस 1/x पर पावर 3 सर्वदा किससे बड़ा होगा। तो आपको दो नियम से बनाना पड़ेगा, लेकिन जो पहला नियम है वह बहुत लेंदी और जटिल है, इसलिए दूसरे नियम, चूँकि परीक्षा में कुछ प्रश्न इसलिए अवॉइड कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह समय बहुत ज़्यादा लेने वाला होता है। और कभी भी परीक्षा में यदि आप प्रश्न को छोड़ने नहीं सीखे तो फिर आपका रिजल्ट मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए प्रश्न को छोड़ना भी परीक्षा देने में चतुराई करना होता है। तो जब भी जटिल लगे प्रश्न, जब भी टफ लगे प्रश्न, भारी लगे, कैलकुलेटिव लगे, तो प्रश्न को छोड़ दिया कीजिए, आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हीट एंड ट्रायल मेथड, HT मेथड का मतलब होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। हम क्या करेंगे कि विकल्प में एक दो साधारण मान रख के देख लेंगे कि कहा कि एक कभी क्या होना चाहिए कि इससे बड़ा होना चाहिए और किसी टाइम बराबर होना चाहिए। ऐसा कौन सा विकल्प हमको फुलफिल कर रहा है। तो हम अंदाज से 3 नंबर लिए, वैसे 1 2 3 करके आप चेक कर सकते हैं मन ही मन में, और मैं 3 नंबर करके, चूँकि 3 नंबर आंसर इसलिए करके ही दिखा देता हूँ। तो हमने क्या किया कि LHS और RHS दोनों कर रख के और पहले x बराबर 1 मान रख करके चेक करते हैं। तो LHS में यदि 1 बराबर 1 मान रखते हैं तो आपका 1 का Q 1 और माइनस में 1/1 का Q 1, तो 1 और 1 0 हो गया। तो यहाँ पर इसका मान 0 हो गया और इधर भी आप देखेंगे तो मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों तरफ 0 0 आ गया, 0 बराबर 0, LHS बराबर RHS। कहा था कि सर्वदा बराबर होगा, तो ये बराबर भी हो गया। उसके बाद कहा कि बड़ा भी होना चाहिए। अब एक बार x बराबर 2 रख के चेक करते हैं। x बराबर यदि 2 रख के चेक किए तो x का q यानी 2 का q 8 हो जाएगा। और उसके बाद 1/8 इसको यदि हल करेंगे, मतलब कि 8 माइनस 1/8 को, तो ये 7.875 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से x के जगह जब 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1/2 यानी कि 2 में आधा घटाएंगे तो 1.5 बचेगा, 1.5 को 3 से गुना करेंगे तो 4.5 हो जाएगा। तो यहाँ से यह पता चलता है कि इससे यह बड़ा भी हो रहा है। तो कहा कि इससे बड़ा भी होना चाहिए और इसके बराबर भी होना चाहिए। तो हमने पाया कि इसके बराबर भी हो रहा है और इससे बड़ा भी हो रहा है। ऐसी स्थिति में विकल्प सी आपके लिए क्या होगा कि सही उत्तर होगा। इसके अलावा आप कोई भी विधि अपनाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, जो आपको दूसरे किसी प्रश्न के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। आइए अब चलते हैं अगला 17 नंबर प्रश्न पर। 17 नंबर आप देखेंगे तो विकल्प को पहले ध्यान दीजिए। तो या तो CD गुना हुआ है, या सभी आपस में गुना हुआ है, या ABDE गुना हो गया है। ऐसी स्थिति में आप पाएंगे कि इसका करनी अलग है, इसका करनी अलग है, इसका करनी अलग है, और सिर्फ पहले और दूसरे पद का करनी समान है। और जब पहले और दूसरे पद का करनी समान है तो इस स्थिति में आपका विकल्प A ही एकमात्र सही आने की संभावना प्रस्तुत करता है। इसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। कहता है कि यदि लाभ 10% हो तो अनुपात x जिसमें CP यानी कॉस्ट प्राइस को गुना करने पर SP यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस प्राप्त हो तो x होगा। x क्या होगा इसमें से? आप लोगों को अभी मैंने बताया कि लाभ 10%, लाभ 10% का मतलब होता है इसका कुल मूल्य 110% यानी 110/100। 0 0 कटाएंगे तो ये कितना हो गया, 11/10। आपको कहा कि x जिसमें यानी x में कॉस्ट प्राइस को गुना करेंगे तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा 110%। अब ऐसा होने का मतलब 11/10 लिखने का मतलब है किसी वस्तु को हमने 10 रुपये में यदि खरीदा या 10 यूनिट में खरीदा तो 11 यूनिट में इसको बेचा है, यही मतलब हुआ। ठीक है, तो भिन्न का मान आपसे पूछा था, तो आप क्या करेंगे कि 11/10 में यदि CP से गुना करेंगे, 11/10 में आप CP से गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, SP बन जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा था कि x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। गुना करके मैंने इधर रखा है, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर मैंने कर रखा है, टाइपिंग में भी आप समझ सकते हैं। 110% का अनुपातिक मान
कितना हो जाएगा, 10% लाभ है, यानी कुल मूल्य हो गया 110%। इसका अनुपातिक मान 11/10, यानी 110/100 हो गया 11/10। अतः x बराबर 11/10, जिसमें CP को गुना करने पर आपका SP प्राप्त हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर। कह रहा है x जो है वह y से 50% ज़्यादा है, तो y x से कितना प्रतिशत कम है। यही प्रश्न में जैसा कहा उसी तरह से मैंने लिखा है यहाँ पर कि x जो है y से 50% ज़्यादा है। तो यहाँ पर मान लिए कि y बराबर जो है वह 100 है, 50% ज़्यादा यानी 150 है x। कटाएंगे तो ये 50 दिया 150 और 50 दूना 100, अनुपात में कितना हो गया 3:2। अब कहा कि बताइए कि y जो है x से कितना कम है, तो संख्या में कम है 1 यूनिट का, कितना में 3 में से 1 यूनिट कम है कुल 3 में से, इसलिए 100 में कितना। यहाँ पर देखिए 1 यूनिट कम है कुल 3 में से, इसलिए 100 में कितना, तो हल करेंगे तो जाएगा 33.3%। 20 नंबर सवाल जो कि ये थोड़ा सा बाहर हो गया बॉक्स से, तो कोई बात नहीं। यदि एक 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक निश्चित गति से चलते हुए एक 180 मीटर लंबी खड़ी रेलगाड़ी को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो पूछा क्या है, रेलगाड़ी की गति निकालना है आपको। अब आप समझिए कि गति यानी चाल बराबर आपका सूत्र होता है कुल दूरी और बटे कुल समय। अब सोचिए कुल दूरी कितना है, पहली रेलगाड़ी और जिसको पार की वो रेलगाड़ी, यानी कि 170 और प्लस 180, और कितना समय में पार करती है 15 सेकंड में, यानी 170 प्लस 180 बटे 15 सेकंड आप ऐसा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 7 15 और 200 यानी 350 बटे 15। इसको जब आप कटाएंगे, यहाँ पर कटा रखा मैंने 23.1% नहीं होगा, यहाँ पर प्रतिशत लिख जो दिया है ना मैंने, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। इसको कटाएंगे तो इतना, चूँकि यह दूरी आपका जो लंबाई है यह मीटर में है और समय सेकेंड में है, इसलिए ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो विकल्प ए जो है आपका सही उत्तर हो जाता है। अब आइए चलते हैं 21 नंबर। यहाँ पर दिया हुआ है a बराबर √11 प्लस 3 √3, b बराबर √12 प्लस √2, c बराबर दिया हुआ है √6 प्लस √4। तो आपको बताना है कि निम्न संबंधों में से कौन सा सही है। तो इसका स्क्वायर करके जब हमने देखा तो a स्क्वायर का मान कितना आया 14 प्लस 2 √33, b स्क्वायर का मान आया 14 प्लस 2 √24 और c स्क्वायर का मान कितना आया 10 प्लस 2 √24। तो हम पाते हैं पहले और दूसरे में कि पहला पद जो है यह बराबर है, लेकिन दूसरे पद में a बड़ा है। दूसरे और तीसरे की तुलना करने में हम पाते हैं कि दूसरा पद दोनों का बराबर है, लेकिन पहला पद b का बड़ा है। इससे पता चलता है a सबसे बड़ा है, b दूसरे नंबर पर है और c तीसरे नंबर पर। इस प्रकार से विकल्प डी जो है यहाँ सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 22 बराबर असमीका x प्लस 2 बटे x प्लस 3 बड़ा है 1 के, तो धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं धनात्मक पूर्णांक के हलों की संख्या क्या होगी। तो चूंकि यह 1 से बड़ा है, तो यदि हम इसमें 1 माइनस कर दें तो क्या होगा, थोड़ा सा चूंकि आंधी आ रही है तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, फिर से रिकॉर्ड करूँगा। तो यदि इसमें 1 माइनस कर दिया जाए तो 0 से बड़ा रहेगा। तो हमने क्या किया, इस पद में 1 घटा दिया, और अब जो है चूंकि वह पहले 1 से बड़ा था, तो जितना बड़ा होगा 1 से उतना ही शेष बचेगा, नहीं अब वह 0 से बड़ा रहा। ऐसा करने पर यह पद 1 से गुना हो गया, तो x प्लस 2 पहले था, 1 से गुना होने पर यह पद -x -3 हो गया, और x से x कैंसिल हो गया, 3 में से 2 घटा तो -1 बचा, और नीचे जैसे कि तैसे x प्लस 1। यह 0 से बड़ा है। यहाँ पर क्या संकेत हो रहा है कि यह 0 से बड़ा है, लेकिन आप जब देखेंगे यह कुल मान ऋणात्मक है, -1 बटे x प्लस 3 है, मतलब कुल मान ऋणात्मक है। तो पूछा था कि धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या कितनी होगी। चूँकि मान 0 से भी छोटा हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है, इसलिए धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या 1 भी नहीं होगी, अथवा उत्तर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, कहता है कि x ने 5 पेंसिल 24 रुपये में खरीदी।
5 पेंसिल कितने में खरीदा? 24 रुपये में खरीदी। कह रहा है कि उसमें से 4 पेंसिलें 20 रुपये की दर से, 4 पीस यदि कोई 20 रुपया में बेचेगा, 4 पीस 20 रुपया में बेचेगा, मतलब 1 पीस 5 रुपया की दर से बेच रहा है, यानी कि 5 रुपया प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचा। 4 पेंसिल 20 रुपया में बेचा तो 5 पेंसिल बेचेगा कितने में? 25 रुपये में। यानी यह खरीदने का तौर तरीका है कि 5 पेंसिल 24 रुपया में खरीदा, और बेचने का तौर तरीका है कि 5 पेंसिल 25 रुपया में बेचा। ठीक है, तो 1 रुपया का लाभ होता है कितना में से? 24 में से। इसलिए 100 में कितना जो भी होगा, 24 चौके 96, 4 पूर्णांक 1/6 आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन बना भी रखा है। क्या है कि 5 पेंसिल का क्रय मूल्य 24 रुपया, 5 पेंसिल का विक्रय मूल्य 25 रुपया। 1 रुपया अधिक है कितना में से? जो क्रय मूल्य है उसको बट्टे में लिखते हैं, तो 24 रुपया में से। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। 1 लाभ है 24 में से, इसलिए 100 में कितना? तो ये आपका 4.1/6% उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न 24 नंबर क्या कहता है? 24 नंबर प्रश्न है, कहता है एक कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:9 है। 30% लड़के एवं 20% लड़कियां एक परीक्षा पास करते हैं। कक्षा में पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में कितनी है? आपको जानकारी हो कि प्रतिशत में यदि आपका मान पूछे तो अनुपातिक मान से हम लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर मान लिए कि लड़कों की संख्या 11 था तो 11 जीरो लगा दिए तो 110 हो गया। अनुपातिक मान में समान परिवर्तन कर सकते हैं, इस तरफ जीरो लगा दिए तो इधर भी जीरो लगा सकते हैं। तो लड़कों की संख्या 110 मान लिए और लड़कियों की संख्या जीरो लगा देने के बाद 90 हो गया। ये अनुपात की मदद से दोनों तरफ जीरो लगा करके ने मान लिया है। इसलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया? 110 + 90 200। परीक्षा किए गए परीक्षा पास, यहाँ पर क्या छूट गया है? पास। परीक्षा पास किए गए लड़कों की संख्या 110 का 30% प्रश्न में कहा गया था 30% लड़के पास करते हैं, तो 110 का 30% यानी 33। और परीक्षा पास, यहाँ पर पास लिखना छूट गया। परीक्षा पास किए लड़कियों की संख्या, यहाँ पर बहुत टाइपिंग मिस्टेक है, मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। परीक्षा पास किए गए लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 90 का 20%। तो 90 का 20% निकालेंगे तो कितना हो गया? 18। तो 33 विद्यार्थी और 18 विद्यार्थी कुल मिलाकर के 51 विद्यार्थी पास करता है। अब पिछले प्रश्न की तरह सुनिएगा ध्यान से। कुल 51 विद्यार्थी, 33 लड़के और 18 लड़कियां, कुल 51 विद्यार्थी पास करता है। कितने में से? 200 विद्यार्थी में से। कुल 51 पास होता है 200 में से, इसलिए 100 में कितना? प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। तो ये हो गया आपका 25.1/2 यानी 25.5%। 25 नंबर प्रश्न है कि 1/√9 प्लस √11 प्लस 1/√11 प्लस √13 प्लस डैश डैश डैश, इस तरह से 2023 प्लस 2025 इस प्रकार से है रूट अंडर। आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। अब सोचिए प्रत्येक पद का परिमेय हर परिमेयकरण मतलब परिमेयकरण करने पर, तो हरों का परिमेयकरण करने पर क्या होगा कि जो बटे में है इसके उल्टे चिन्ह से, तो जो बड़ा था उसको पहले करके और जो छोटा था इसको करके हमने क्या किया? हर का परिमेयकरण किए, तो यहाँ पर इस प्रकार से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से दूसरे पद के लिए ये प्राप्त होता है, आगे भी इसी प्रकार से रहा होगा। अंतिम पद के लिए भी आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से प्राप्त होता है। यदि हम यहाँ पर देखना चाहें तो ये प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न है, इस प्रश्न इस तरह से के बदले हम लोग लिखेंगे √11 - √9/2, दूसरा पद में √13 - √11/2, इसी प्रकार से करते करते √2025 बटे √2023/2, इस प्रकार से। चूंकि सबके नीचे 2 है इसलिए एलसीएम कितना होगा? 2 होगा। और √11 प्लस में, √11 माइनस में, √13 अगले वाले से, इस तरह से सभी कटता चला जाएगा। और एक नहीं कटेगा तो अंतिम से पहले, और एक नहीं कटेगा तो फर्स्ट के तुरंत बाद वाला, और अंतिम से तुरंत पहले वाला, ये दोनों नहीं कटेगा। तो 9 का रूट निकल गया, माइनस √9 बचा, प्लस √2025 बचा।
9 का रूट निकालें तो हो गया 3, और 2025 का यदि आप निकालेंगे तो यह 45, स्क्वायर खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों का अंतर हो गया 42/2, तो ये कटाएंगे तो हो गया 21। इस प्रकार से आपका विकल्प जो है कि 1 जो है ये उत्तर हो जाएगा। अब आइए चलते हैं 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि n एक प्राकृत संख्या है तो 9⁴ माइनस 4⁴ पूर्णतः विभाजित होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ 2n, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2n तो n सम संख्या होगा तब भी सम होगा, और n विषम संख्या होगा तब भी सम होगा। ठीक है, यदि 2 से आप गुना करेंगे 3 को तब भी सम संख्या बनेगा, और 2 को गुना करेंगे 2 को तो सभी सम संख्या बनेगा। मतलब 2 से गुना करने पर हमेशा वो सम संख्या हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस प्रकार से यदि a⁴n और b⁴n यानी पावर एक समान हो, बराबर बराबर हो, और n सम संख्या जब हो यानी पावर सम संख्या हो, तो a⁴n माइनस b⁴n जो है a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होगा। ठीक है, इस परिस्थिति में जो दिया गया समीकरण है इसमें क्या होगा कि 9 + 4 13 से भी विभाजित होगा, और 9 - 4 5 से भी विभाजित होगा, यानी 5 से भी विभाजित होगा और 13 से भी विभाजित होगा। मतलब सी नंबर आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद 27 नंबर कहता है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने के करने में लिए गए समय में 5 मिनट बचा लेता है। एक निश्चित दूरी पहले जो तय करता था उसको तरीका बदल करके कुछ परिवर्तन लाया होगा, जिसके कारण वो कितना समय बचा रहा है, 5 मिनट बता लेता है। अब परिवर्तन क्या किया है कि अपनी गति में 20% बढ़ा दिया है। तो उसकी वास्तविक गति में जब पहले जिस चाल से चलता था उस गति में यदि चले तो समय कितना लगेगा। अब सोचिए कि पहले चाल रहा होगा a और बाद का चाल b मान लेते हैं, तो पहले चाल रहा होगा 100 यूनिट और 20% बढ़ाया तो अब चाल हो गया 120। कटाएंगे तो हो जाएगा आपका 30 चौके 20 पंचे 100 और 20 छक्के 20 से, ये चाल का अनुपात हो गया। और समय का अनुपात आपसे पूछेंगे तो आपको मैंने पीछे वीडियो में अभी भी बताया है कि चाल के अनुपात को उल्टा कर देंगे तो समय का अनुपात निकल जाएगा। कहने का मतलब 5:6 को हम लोग 6:5 लिख देंगे समय का अनुपात। ठीक है, अब आप समझिएगा कि समय हमको पता चल गया कि पहले समय लगता था 6 यूनिट का, अब समय लगता है 5 यूनिट का। अनुपात में बचत कितना है, 1 अनुपात का। अनुपात में बचत कितना है, 1 अनुपात का, और वास्तविक में बचत कितना है, 5 मिनट का। पूछा कि पहले कितना लग रहा होगा, तो 1 = 5 तो 6 बराबर 1 = 5 तो 6 = 6 पंचे 30, यानी 6 × 5 करेंगे ये हो जाएगा 30 मिनट का। तो पहले समय लग रहा था 30 मिनट। पूछेगा अभी कितना समय लग रहा है, तो 5 × 5 25 मिनट। अभी कितना समय लग रहा है, 25 मिनट। पहले कितना समय लग रहा था, 30 मिनट। अब आइए चलते हैं, यहाँ पर मैंने बना करके भी रखा है आप लोगों को जिनको भी दिक्कत हो रहा हो समझने में, तो आप यहाँ पर लिखा हुआ सॉल्यूशन है, इसको देख सकते हैं। पहले गति माने कि 100 था, बाद में 20% वृद्धि के बाद 120। अनुपात हो गया गति का 5:6, तब समय का अनुपात हो गया 6:5। उल्टा किए, समय का अनुपात अंतर कितना है, 1 अनुपात का, दोनों में 5 और 6 में 1 अनुपात का, और वास्तविक समय का अंतर कितना है, 5 मिनट का। चूंकि 1 अनुपात बराबर 5 मिनट, इसलिए 6 अनुपात बराबर 30 मिनट। 28 नंबर कह रहा है कि x वस्तु का अंकित मूल्य CP के 60% ऊपर रखा जाता है। अब यहाँ देखिए, CP के 60% ऊपर रखा जाता है। मैंने यहाँ बनाया है 2 क्रमागत छूटों प्रत्येक 10%, यानी 2 बार छूट देता है, पहली बार भी 10% और दूसरी बार भी 10% के बाद इसे लाभ के साथ, यानी किस लाभ के साथ बेचा गया है, लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग मान लिए कि क्रय मूल्य 100 रुपया था और 60% ऊपर इन्हें बढ़ा करके रख दिया गया, तो 160 लिख दिया गया, रख दिया मतलब अंकित लिख दिया उसमें कि 160 इसका कीमत है। उसके बाद 2 छूट मिलता है 10%। तो पहली बार जब 10%, 160 का 10% आप निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो 16 हो जाता है, 16 माइनस करेंगे तो 140 हो गया। उसके बाद फिर से 10% एक बार और छूट देता है, तो 144 का यदि आप 10% निकालेंगे तो ये 2 जीरो नहीं कटेगा, 1 हो जाएगा और यहाँ दशमलव आ जाएगा।
कहने का मतलब 144 में 14.4 घटाना पड़ेगा, और 144 में 14.4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 129.6। अभी भी यदि 100 से देखें तो 29.6% ज़्यादा है। तो पूछा था यही कि तब भी कितना प्रतिशत लाभ होता है, तो 100 में जितना ऊपर रहेगा वही लाभ हो जाएगा, तो 29%, 6% लाभ हो जाता है। अब आइए चलते हैं 29 नंबर प्रश्न है, 1/4 एवं 2/5 का लॉसो ज्ञात करें। यदि मौसो पूछता तो क्या करेंगे, इस पर भी मैं थोड़ी चर्चा कर लूँगा क्योंकि बहुत छोटा आंसर है। तो 1/4 यदि लिखा हुआ है और 2/5 है, लॉसो पूछा है तो ऊपर वाले का लॉसो निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, 2/1 बराबर 2। अब आपसे एचसीएफ का था तो ऊपर वाले का हम लोग एचसीएफ निकाल लेते तो 1 हो जाता, और नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेते तो ये 20 हो जाता, और ये उत्तर एचसीएफ बराबर हो जाता 1/20। तो ये याद रखेंगे, यहाँ पर वही लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा जो मैंने उधर बताया। 30 नंबर प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न भी है, पी और क्यू की आयों का यानी इनकमों का अनुपात जो है 5:4 है, उनके व्ययों का यानी एक्सपेंडिचर का, खर्च का अनुपात जो है 4:3 है। पी की बचत क्यू की बचत से 16.2/3% ज़्यादा है। किसी का वास्तविक वैल्यू होता है 100% और 16.2/3 को यदि आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16×48 50, और बटे प्रतिशत है तो बटे का 100, बटे 3 है तो 300, इसको कटाएंगे तो 1/6 वैल्यू आता है। इसका मतलब हुआ कि Q की बचत से ज़्यादा कौन है, P है। तो हम लोग बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैं बगल में ही समझाना पड़ेगा क्योंकि उस डिटेल में मैंने यहाँ पर बताया नहीं है। तो ये कहा कि 16.2/3 को हमने तोड़ा तो 1/6 आया है, ठीक है। तो P की जो P द्वारा अपनी आय का खर्च प्रतिशत निकालना है, निकाल लेंगे। पहले यहाँ पर हमको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा कि 16.2/3 को हमने प्रतिशत को हमने 1/6 कटा कर लाया है। लिखा P की जो बचत है, सेविंग है, वह Q की बचत का 1/6 है, क्योंकि 16.2/3 का मतलब यही होता है। ज़्यादा जब कहे तो दोनों को ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ करके ऊपर और नीचे जैसे के तैसे, ये हो गया इतना प्रतिशत ज़्यादा का कुल मूल्य, ठीक है। करने का मतलब हमने क्या किया, 116.2/3% निकालेंगे तो ये 7/6 ही आएगा, ठीक है। तो कुल मूल्य हमने निकाला, 1/6 आया था, तो कुल मूल्य कैसे लिखते हैं, कुल मूल्य लिखते हैं दोनों को जोड़ करके ऊपर, चूंकि ज़्यादा है, और बटे नीचे जैसे के तैसे। तो यही मैंने कहा कि ये ज़्यादा है तो बराबर करना है, तो जिधर ज़्यादा है बराबर करेंगे तो उधर कुछ नहीं करते, जिधर कम है उधर गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा कि ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब P/Q यदि लिखेंगे ना तो 7/6 हो जाएगा। ये बात समझना है। यहाँ पर मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूं, अब यहाँ से समझ में आने लगेगा, क्योंकि यदि आप 1/6 का फंडा और कुल मूल्य 7/6 समझने लगे तो सब कुछ हो गया। प्रश्न ने कहा था कि P की बचत जो है Q की बचत का, यहाँ पर बराबर नहीं होगा, गुना ही चिन्ह होगा। Q की बचत से जो है इतना ज़्यादा है, तो चूंकि यह पहले से ही ज़्यादा है तो हमको बराबर करने के लिए इसमें गुना करना पड़ा, ठीक है। अब P/Q बराबर कितना, हमने कहा P/Q करेंगे तो ये हो जाएगा 7/6। तो P की बचत बटे Q की बचत बराबर 7/6। अब P की बचत जानते हैं हम लोग कि जितना कमाए और उसमें से जितना खर्चा किए घटा देंगे तो बचत निकल गया। जो आमदनी है और उसमें खर्चा घटा दिए तो बचत हो गया। तो ये है आपका इनकम, आय, 4y है खर्च, और 7 यूनिट आपका क्या है, बचत है। बचत का अनुपात ये है। तो A के बचत और B का बचत को अनुपात बराबर किए तो हमारा X का वैल्यू यहाँ पर प्राप्त होता है इस प्रकार से, और Y का वैल्यू आपको 2x/3 के रूप में प्राप्त होता है। अब हमारे पास समस्या यहाँ पर देखिएगा क्या है। समस्या है कि हमने P के आय का अनुपात X के रूप में, और दोनों का P का नहीं बल्कि दोनों के आय का अनुपात X के रूप में और खर्च का अनुपात जो है Y के रूप में माना है। यदि X के रूप में हो जाए तो आसान हो जाएगा। तो P के बारे में पूछा था तो P का निकाल लेते हैं। P क्या है, 4x है खर्च, 4y है खर्च, तो y के बदले हमने y बराबर 2x/3, तो y बराबर हम लिख दिए 4y बराबर 4 गुना 2x/3 यानी 8x/3। अब हम यह जानते हैं
प्रश्न देखिए, प्रश्न अब समझना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि प्रश्न नहीं समझिएगा तो नहीं होगा। पूछा कि प्रश्न में पूछा कि पी द्वारा अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है, जितना कमाता है, इनकम है, उसका कितना प्रतिशत खर्च करता है। तो इनकम का, जिसको का पूछे उसको नीचे, तो जो बचत किया उसको ऊपर, जितना में से बचत किया, 8x/3 की बचत करता है कुल 5x में से, इसलिए 100 में कितना। अब इसका यदि हल करेंगे, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ कैंसिल करेंगे, और यह 3 5 से आकर गुना हो गया 15, यानी 8x/15 में x कैंसिल हो गया, और गुना में 100 यानी 800/15 करेंगे 53.1/3 उत्तर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने पूरा 50 के 50, सॉरी गलती बुला रहा है, कुल 3 के, इस प्रकार से आप लोगों ने कुल 30 के 30 प्रश्न बारीकी से सरलतापूर्वक हल किया है, समझा है। आप लोगों ने सब्र का परिचय देते हुए हमारा वीडियो देखा है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत तरक्की करें, ये मेरी ओर से परमात्मा को, भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को मेरी प्रार्थना है कि आप लोगों की इच्छा पूर्ति हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। आप लोग मेहनत करते रहिए और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं यहाँ पर विदा लेता हूँ। धन्यवाद।